नमस्कार। इस चैनल के द्वारा बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स एवं रेगुलर क्लासेज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। आप सभी जानते हैं बीएड ब्रिज कोर्स में कुल 6 मुख्य कोर्सेज का अध्ययन आपको करना है। कोर्स 1 बाल विकास से संबंधित है। इसमें अध्याय 4 है डेवलपमेंट। इसके पहले की वीडियो में हमने विकास के विभिन्न आयामों पर चर्चा की है। आज के इस वीडियो में हम उसी क्रम में अगला सब टॉपिक अध्याय 4 में ही रोल ऑफ फैमिली, पीयर्स एंड स्कूल विथ स्पेशल रेफरेंस टू फाउंडेशनल एंड प्रिपरेटरी स्टेज, जो NIOS ने नया सिलेबस जारी किया है उसमें ये चीज़ लिखी हुई है। तो इसी बिंदु पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें मुख्य रूप से जब बच्चा फाउंडेशनल स्टेज में होता है, आधारभूत अवस्था जो होती है, जब बच्चा पहली बार विद्यालय में आता है, और प्रिपरेटरी स्टेज में जब बच्चा होता है तो उसके विकास में उसके दोस्तों की, साथियों की, परिवार की और विद्यालय की क्या भूमिका होती है, इसी को कवर करना है। तो चलिए आज की हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले आप जानते हैं कि जो हमारी नई शिक्षा नीति लागू की गई है उसमें प्रारंभिक अवस्था पर जो बच्चे की होती है विशेष जोर दिया गया है। आंगनबाड़ी वगैरह को मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है। ECCE लाया गया है। इसमें प्रारंभिक अवस्था में, जिसको आप कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन भी बच्चे को उपलब्ध कराया जाए और केयर भी। इस संबंध में सरकारों के द्वारा प्रयास किया जाता रहा है आंगनबाड़ी वगैरह के माध्यम से, लेकिन उसको और सुदृढ़ किया गया है ताकि जो बच्चा प्रारंभिक अवस्था में एक जो गैप हमें देखने को मिलता है वो भरा जा सके और बच्चा स्कूली स्टेज के लिए तैयार हो सके। क्योंकि हमने यह देखा है कि बच्चे जब नामांकन हो जाता है, एक में आ जाते हैं पढ़ने, उन्हें कोई ज़्यादा अनुभव नहीं होता है विद्यालय में, किस प्रकार से बैठते हैं बच्चों के साथ, किस प्रकार से इंटरेक्शन करना है, बातचीत करना है, ये सब नहीं जानते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा गैप आ जाता है बाकी बच्चों की तुलना में, जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं। तो इसी गैप को भरने के लिए हमारा जो NCF है इसने कुछ दिशा निर्देश भी दिए हैं जो फाउंडेशनल स्टेज का है। देखिएगा, जो हमारी नई शिक्षा नीति लागू हुई 2020, उसी का कार्यान्वयन करने के लिए 2022 में हमारा NCF बनाया गया, ठीक है, और स्कूल स्टेज के लिए 2023 में बनाया गया। तो उसी सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो मुख्य बातें हैं हम इस वीडियो में उसी पर चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, NCF 2022 के अनुसार बालक का विकास केवल विद्यालय में नहीं होता, बल्कि यह एक साझा जिम्मेदारी होती है जिसमें परिवार की भूमिका है, दोस्तों की भूमिका है और विद्यालय, इन तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बालक का शारीरिक विकास है, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक, इन सभी चीज़ों पर हमने चर्चा की है। संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक और भाषाई विकास तभी संभव है जब घर, विद्यालय, समुदाय एक साथ कार्य करें। इसके पहले की वीडियो में हमने विकास के विभिन्न आयामों पर इन सब का चर्चा कर ली है, ठीक है। अब आज हम ये देखेंगे कि परिवार की क्या भूमिका हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं रहती है। सबसे पहले यही है कि परिवार की क्या भूमिका है। देखिएगा, परिवार बालक का पहला सामाजिक वातावरण और पहला विद्यालय ही होता है, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया अगर देखा जाए तो बच्चा सबसे पहले अपने माता पिता और परिवार से ही करता है। वह 3 वर्ष के बाद फिर आंगनबाड़ी वगैरह में आएगा, लेकिन उसके पहले तक बच्चा अपने माँ बाप से ही बहुत कुछ सीखता है, अपने परिवार से, दादा दादी से सीखता है। क्या क्या सीखता है? बच्चा बातचीत करना सीखता है, भाषा सीखता है, भावनाएं व्यक्त करना सीखता है। जैसे बच्चा जब तक बोल नहीं पाता है तब तक रोकर या अपने चेहरे के हाव भाव से अपने एक्सप्रेशन, अपनी भावनाओं को बताता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, बातचीत करता है, तो अपनी शैली से बातचीत करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, ठीक है। और सही गलत का प्रारंभिक ज्ञान भी बच्चा परिवार से ही प्राप्त करता है। यानी अगर परिवार में, समझ लीजिए कि अगर परिवार में माता पिता है, अगर माता शुद्ध खड़ी बोली में बच्चे से बात कर रही हैं, पिता बात कर रहे हैं, तो बच्चा भी उसी प्रकार से बोलेगा। अगर माता उससे भोजपुरी में बात कर रही हैं तो बच्चा भी भोजपुरी में बात करेगा। और अगर कोई और अगर वो मराठी बोल रही हैं माता पिता, तो बच्चा भी मराठी बोलने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं जो भाषा का मुख्य विकास हो रहा है प्रारंभिक अवस्था में, बातचीत का जो कम्युनिकेशन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं परिवार का उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है, भावनाएं वगैरह और सही गलत का प्रारंभिक ज्ञान। NCF भी कहता है, NCF कहता है कि अर्ली रिलेशनशिप्स है, जो प्रारंभिक जो संबंध होते हैं, फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो बच्चे की शिक्षा जो है और जो विकास है उसका नींव रखते हैं, समझ, उसकी नींव रखते हैं जो प्रारंभिक अवस्था में उसके संबंध होते हैं, चाहे वो माता पिता, दादा दादी से, ठीक है। इसमें देखिए, फाउंडेशनल स्टेज में जब बच्चा होता है, यानी कि 3 से 8 वर्ष में होता है, तो उसमें परिवार की क्या भूमिका होती है। सबसे पहले तो भावनात्मक सुरक्षा होता है। यानी बच्चे को कोई डर अगर है, बच्चे को कोई तकलीफ है, तो बच्चा माँ के गले जाकर चिपक जाता है, उसको एक प्रकार से भावनात्मक सुरक्षा है। वह विद्यालय में आता है, अगर कोई दिक्कत होती है तो कहता है कि मैं अपने दोस्तों से बातचीत करता है कि अगर तुम कुछ दिक्कत होगा तो मैं अपने पापा को बुला लूँगा, या मैं अपनी मम्मी से कह दूंगा, तो बहुत ऐसी हैं, आप जाके तुमको मारने लग जाएंगे। बच्चे आपस में जब बात करते हैं अपने साथियों से, उससे यह सुरक्षा है कि अगर मुझे कोई दिक्कत होगा तो मेरी माता पिता मेरे लिए तुरंत खड़े हो जाएंगे। तो परिवार इसी प्रकार का होता है। अब कल्पना करिए कि एक ऐसा बच्चा है जिसके माता पिता दूर रहते हैं, वह अपने किसी खाला के घर रहता है, ठीक है, कोई सुरक्षा नहीं है, तो उसका विद्यालय आने का मन भी नहीं करेगा, और विद्यालय आएगा भी तो वो डरा समझा रहेगा, क्योंकि कोई उसे प्रोटेक्शन नहीं है। जैसे एक बच्चे ने झगड़ा कर दिया, दूसरा बच्चे ने कहा कि अगर मेरे पापा रहते तो तुमको बहुत मार देते। तो यानी उसको ये चीज़ कि अपने माता पिता से सुरक्षा मिल रही है,
लगा एक कनेक्शन है कि हाँ मुझे कोई दिक्कत होगा तो वो प्रदान कर देंगे सुरक्षा मुझे। मातृभाषा में संवाद, देखिए क्या सीखता है बच्चा, भावनात्मक सुरक्षा परिवार प्रदान करता है। मातृभाषा में संवाद, जो भी उनकी नेटिव लैंग्वेज है, ठीक है, जिस भी परिवेश में रहते हैं जहाँ पर जो भाषा बोली जाती है उसमें बातचीत करता है बच्चा, संवाद करता है। तो इसमें भी परिवार की एक भूमिका होती है। अगर परिवार हिंदी बोलेगा तो बच्चा अंग्रेजी किसी हाल में नहीं बोल सकता, ठीक है। अगर परिवार अंग्रेजी में बात कर रहा है तो बच्चा भी निश्चित रूप से अंग्रेजी बोलेगा। तो जो भी उनकी मातृभाषा है उसमें संवाद करेगा। दैनिक दिनचर्या सिखाता है बच्चे को, सुबह उठना, जो डेली का रूटीन है, प्रतिदिन नहाना, बच्चे अच्छी आदतें सीखते हैं, बड़ों का सम्मान करना, ठीक है, ईश्वर की वंदना करना, प्रार्थना करना, पूजा पाठ करना। अगर आप देखते हैं कि पिताजी अगरबत्ती लेकर भगवान की पूजा करते हैं तो बच्चा भी अगरबत्ती जलाकर उनका अनुकरण करता है, और चूंकि छोटे बच्चों में अनुकरण करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को भी बच्चे करते हैं। तो एक प्रकार से दैनिक दिनचर्या जो होती है, अच्छी जो आदतें हैं उन सबको सिखाता है। खेल और अनुभव के अवसर देना, अगर बच्चों को खेलने का अवसर नहीं दिया जाएगा तो बच्चा शारीरिक विकास किस प्रकार से कर पाएगा। बच्चा अगर धूल में जा रहा है, खेल रहा है, दौड़ रहा है, अपने अन्य बच्चों के साथ दोस्ती करके जो भी कार्य कर रहे हैं बच्चे अपने में तमाम प्रकार की एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उससे उनका शारीरिक विकास होता है। दौड़ते हैं, छूने वाला खेल खेलते हैं, ठीक है। अनुभव के अवसर देना, प्रेम, विश्वास और लगाव इत्यादि विकसित करना। अगर बच्चे परिवार से प्रेम मिलता है तो उसमें भी बच्चे प्रेम सीखता है, प्रेम करना सीखता है, विश्वास सीखता है और लगाव वगैरह विकसित होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो अगर परिवार का सहयोग नहीं मिलेगा तो ये जो तमाम प्रकार के विकास बच्चे के हो रहे हैं प्रारंभिक अवस्था में, कहीं ना कहीं वे सभी बाधित हो जाएंगे। इस अवस्था में परिवार का सहयोग नहीं मिलता है तो बालक का भावनात्मक और भाषाई विकास भी बाधित हो सकता है। सोच लीजिए कि अगर एक मान लीजिए आप सरकारी शिक्षक हैं, आपने देखा भी होगा बहुत से परिवेश में इस प्रकार के बच्चे रहते हैं जिसके माता पिता मजदूर हैं या पिताजी कभी शराब पी कर आते हैं, माता जी को मार देते हैं, इस प्रकार से शोषण भी हम लोगों ने देखा है। तो बच्चा अगर विद्यालय आता है तो घबराया सा रहता है, डरा सहमा सा रहता है, क्योंकि उसके घर पर झगड़ा हो रहा है। तो बच्चे भी अपना दुख प्रकट करते हैं कि सर माता जी से, पिताजी से झगड़ा हो गया। तो क्या हो रहा है, बच्चे को डर आ रहा है, भय आ रहा है। तो इससे बच्चे का विकास बाधित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, निश्चित रूप से हो रहा है। बच्चा बातचीत करने में भी घबराने लगता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो परिवार है उसकी भूमिका बहुत ज़्यादा होती है बच्चे में प्रारंभिक अवस्था में, ठीक है। आगे हम देखते हैं प्रिपरेटरी स्टेज में, यानी 8 से 11 वर्ष में परिवार की भूमिका क्या होती है। इसमें बच्चे के अंदर आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण का विकास करता है। पढ़ाई के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, आपने देखा होगा कि जब बच्चा 3 में 4 में पढ़ने लगता है तो कुछ माता पिता बहुत एक्टिव हो जाते हैं। वो अभी नवोदय का फॉर्म फिलअप करवाने के लिए बच्चे के लिए तैयार होते हैं, SHS का फॉर्म भरवाते हैं कि मेरा बच्चा कहीं और बेहतर जगह से मतलब पढ़ाई करे, कन्वेंट स्कूलों में प्रयास करते हैं कि वे जाए। तो कहीं ना कहीं उनका एक पढ़ाई के प्रति ऐसा दृष्टिकोण माता पिता देते हैं कि बच्चा भी और आगे बढ़ने का प्रयास करता है, ठीक है। नैतिक मूल्यों का विकास करते हैं, ईमानदारी की भावना, सहयोग की भावना, जिम्मेदारी और अनुशासन की भी आदत परिवार को मतलब उनको दिलाते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो परिवार की भूमिका है मुख्य रूप से आपने देखा। अगर इसमें लघुत्तरीय प्रश्न आ सकते हैं तो आप इन पॉइंट्स के आधार पर आसानी से लिख जाएंगे, ठीक है। आगे है रोल ऑफ पीयर्स। पीयर्स का मतलब होता है सहपाठी, मित्र समूह। यानी जब बच्चा आंगनबाड़ी में आ रहा है, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में या 3 वर्ष में आ रहा है बच्चा, तो अपने जैसे जो उसके बगल में और बच्चे बैठे हुए हैं तो उनके साथ भी धीरे धीरे वह कनेक्ट होता है, बातचीत करना सीखता है। पहले दिन आएगा तो भले ही चुप रहेगा, लेकिन 4, 6, 10 दिन में दोस्त बनाना सीखता है, उससे बातचीत करना सीखता है, अपनी चीज़ें उसको देना, उसकी चीज़ें अपने लेना सीखता है, उसका पेज फाड़ना सीखता है, अपना पेज उसको देना सीखता है। धीरे धीरे इंटरेक्ट मतलब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं सभी। तो पीयर्स वे बच्चे होते हैं जो समान आयु या समान स्तर के होते हैं और जिनसे बालक नियमित रूप से संपर्क में रहता है, जो उसके दोस्त होते हैं। अब फाउंडेशनल स्टेज में पीयर्स की क्या भूमिका है, साथियों की क्या भूमिका है। साझा खेल है, शेयरिंग है, टर्न टेकिंग है। कोई खेल खेल रहे हैं तो मिलजुल कर बच्चे खेलते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। भावनाओं की अभिव्यक्ति है, धीरे धीरे बच्चे अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखते हैं, ठीक है। रोना सीखते हैं, खुश होना सीखते हैं, हंसना सीखते हैं, ठीक। किसी बात पर नियमों को समझते हैं और सामाजिक व्यवहार सीखते हैं। यानी एक साथ बैठना है, बच्चा आता है पहले उसे पता नहीं है, ढंग नहीं है कहाँ बैठना है, तो बच्चा पहले आगे बैठता है, जो लेट आता है वो पीछे बैठता है। अब कुछ बच्चे लेट आकर आगे बैठते हैं तो बाद वाला बच्चा कहता है कि सर देखिए ये बाद में आया था लेकिन आगे बैठ रहा है, यानी उसे पता है कि जो पहले आ रहा है वो पहले बैठ जा रहा है। तो इस प्रकार से एक नियम भी बच्चे आपस में बना लेते हैं और सीखते हैं। इस तरह खेल के भी नियम बना लेते हैं और खेल में भी सीखते हैं। तो इस नियमों को समझते हैं, भावनाओं को व्यक्त करते हैं और सामाजिक व्यवहार सीखते हैं। बच्चा मुख्य रूप से अनुकरण करता है इस दौरान और उसी के माध्यम से बहुत कुछ सीखता है। प्रारंभिक अवस्था में बच्चा अनुकरण करता है, यानी अध्यापक जो करते हैं या बच्चे जो करते हैं उनको देख देख कर बच्चे आपस में सीखते हैं। आगे अगर हम प्रिपरेटरी स्टेज में देखें तो उसमें साथियों क्या भूमिका है, सहयोग और प्रतिस्पर्धा होता है। बच्चों में सहयोग की भावना हो जाती है, जैसे 3, 4, 5 में जो बच्चे चले जाते हैं तो ये सहयोग करते हैं, दूसरे का प्रतिस्पर्धा करते हैं। अगर आप टेस्ट ले रहे हैं तो अभी एक कक्षा 1 में आंगनबाड़ी के बच्चे को ज़्यादा
सहयोग की भावना नहीं रहेगी इसमें, या मतलब एक कंपटीशन नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन अभी 3-4 में चलेंगे तो कंपटीशन बहुत टफ हो जाएगा, इतना कंपटीशन हो जाएगा कि अगर कोई एक बच्चा ज़्यादा नंबर पा जाएगा, दूसरा बच्चा उससे नाराज़ी हो जाएगा, 2 दिन बात नहीं करेगा। यानी इस अवस्था में जो प्रतिस्पर्धा है वह अधिक हो जाती है, ठीक है। समूह कार्य होता है, बच्चों में कोई कार्य करवा रहे हैं, जैसे हमने 5 के बच्चों ने एक दिन प्रैक्टिकल कर दिया, मान लीजिए कार्यानुभव की परीक्षा वाली, बच्चों ने कहा कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, तो 3 के बच्चे भी उसमें प्रैक्टिकल करने लग जाएंगे कि हम भी प्रैक्टिकल करेंगे। तो 3, 4, 5 के बच्चे भी इस प्रकार से देखते हैं और भी कहीं ना कहीं समूह कार्य करते हैं कि हम भी कोई गतिविधि करेंगे, समूह में कार्य करेंगे। नेतृत्व और जिम्मेदारी की भी भावना होती है और सामाजिक पहचान का विकास हो जाता है, ठीक है। एनसीएफ यह मानता है कि सोशल इंटरेक्शन जो है लर्निंग आधार है, यानी सीखने का आधार है, समाज में रहना, बातचीत करना। एक आप सोच लीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी परिवेश में रहता हो, अगर उसको जंगल में रख दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो क्या उसका विकास हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वह अन्य लोगों के साथ है नहीं। जब तक आप लोगों से मिलेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, तब तक आपका विकास कैसे होगा बच्चे के रूप में? अब मैं कह रहा हूँ तो सोशल इंटरेक्शन, जो समाज में हम रहते हैं, बातचीत करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, वह कहीं ना कहीं विकास का एक आधार होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं रोल ऑफ स्कूल्स, विद्यालय की क्या भूमिका होती है। विद्यालय का दृष्टिकोण देखिए, विद्यालय को भयमुक्त होना चाहिए। हमने देखा है कि हमारे विद्यालय में ऐसा अक्सर होता है कि बच्चे आते हैं तो डरते हैं, रोकर भागने लगते हैं, गार्जियन जबरदस्ती उनको अपने मतलब कि अपने गोद में लेकर आते हैं, और जैसे विद्यालय में रखते हैं कमरे से डर के बच्चे भाग जाते हैं। तो यह एक डर है। और ये लेकिन अगर आप देखे होंगे तो ये डर कहीं ना कहीं बहुत कम हो चुका है पहले की तुलना में। पहले ऐसा ज़्यादा होता था जब एक डर का माहौल रहता था विद्यालयों में। तो यही है कि विद्यालय को भयमुक्त होना चाहिए। अब जो आंगनबाड़ी ला दिया गया है, आंगनबाड़ी लाने से क्या हो रहा है कि जो बच्चे हैं वे कहीं ना कहीं एक प्रकार से अभ्यस्त हो जा रहे हैं। पहले बच्चा डायरेक्ट 1 में आता था तो उससे कठिनाई होती थी। अब बच्चा 3 साल आंगनबाड़ी में रहता है तो कहीं ना कहीं वो एक ये चीज़ का अनुभव कर चुका होता है। तो वो स्कूल में रहना, एक परिवेश में रहना, किस प्रकार का परिवेश है, बातचीत करना, ठीक है, ये तमाम चीज़ों को वो सीख चुका होता है। तो उसके अंदर का एक भय कम हो जाता है, डर कम हो जाता है ना। तो भय मुक्त है, आनंददायक है। अब हमारे यहाँ पर क्या है, खेल की गतिविधियां कराई जाती हैं, बच्चों को खेल कराया जाता है ना। जैसे मान लीजिए कि आपने गणित सिखाना ही है बच्चों को। अब एक बच्चे को आपने बुला दिया, ठीक है, एक बच्चे को आपने बुला दिया और उसके पीठ पर आपने लिखा कि चलो बताओ बच्चों ये क्या लिखा हुआ है। अब उसके पीठ पर आप लिख रहे हैं, 1 मिनट, और उसके पीठ पर आप लिख दिए इस तरह से, पीठ पर लिख दिया इस प्रकार से आपने, ठीक है। तो बाकी बच्चे उसको देख रहे हैं, खेल खेल में वे सीख रहे हैं। वो सभी बच्चे बताएंगे सर आपने 8 लिख दिया, ठीक है। फिर आपने कहा दूसरे बच्चे को बोला चलो बताओ तुम्हारे पीठ पर मैंने क्या लिखा, तो अब उसकी पीठ पर आपने लिख दिया 5। बाकी बच्चे खुश हैं, अरे ये क्या लिख रहे हैं सर, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं सब। तो एंजॉय भी कर रहे हैं, मजा भी उन्हें आ रहा है और वो सीख भी रहे हैं। तो इस प्रकार से आपने वो कोई चीज़ दे दिया, ठीक है, आपने कोई गोली वगैरह ली है, कंचा लिया है, उसके माध्यम से बच्चों को दे दे रहे हैं गिनने के लिए। तो कहीं ना कहीं बच्चों को आनंददायक परिवेश अगर मिलेगा तो बच्चा ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास करता है। बालक केंद्रित होना चाहिए। अभी हमारी शिक्षा है वह, अध्यापक ये कहते हैं कि हमें संस्कृत नहीं आता है तो हम संस्कृत कैसे पढ़ाएंगे अंग्रेजी। तो हमारी एनईपी कहती है कि आप शिक्षक को अपने बच्चे के अनुसार पढ़ाना चाहिए शिक्षण कार्य। यानी आप कक्षा 2 के बच्चे को ये नहीं कह सकते कि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकता। अगर 2 के बच्चा अंग्रेजी पढ़ रहा है तो आपको अंग्रेजी पढ़ाना ही पड़ेगा ना। उसमें आप इंटर का तो है नहीं कि आप सब्जेक्ट ओरिएंटेड हैं। तो इसलिए ये जो बालक केंद्रित हमारी शिक्षा है उसमें बच्चे को ही केंद्र में रख के हमें शिक्षा देनी चाहिए और समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। यानी अगर विशेष आवश्यकता वाला बालक है तो उसको अलग किसी कमरे में बैठकर पढ़ाएंगे तो उसके अंदर अपने प्रति हीन भावना का जन्म होगा। वो ये कहेगा कि देखो मैं ऐसा हूँ कि मुझे सभी के साथ नहीं पढ़ा जा रहा है। तो उस बेचारे की जो अधिगम की प्रक्रिया है सुस्त हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, क्योंकि वो डिमोटिवेट हो जाएगा। तो इसलिए हमारी जो नई शिक्षा नीति है और उसी क्रम में जो एनसीएफ है वो कहता है कि समावेशी शिक्षा दीजिए, यानी सबको मिलाकर एक साथ लेकर बैठ चलिए आप, ठीक है। हाँ, उसको विशेष जरूरत है तो उस पर आप विशेष ध्यान दीजिए, लेकिन उसको सभी के साथ बैठा कर ही पढ़ाना है, अलग से नहीं पढ़ाना है, ठीक है। आगे देखेंगे फाउंडेशनल स्टेज में विद्यालय की क्या भूमिका होती है। प्ले बेस्ड लर्निंग होता है, जैसा हमने भी आपको बताया कि हमारे सीखने का आधार जो बच्चे प्रारंभिक अवस्था में होगा वह खेल ही होगा। बच्चा खेलने आएगा, बच्चा आ रहा है 3 में 4 में 5 में, उसको किताब तो लेना ही नहीं है। 1 में जाकर किताब आपको मिलेगी, लेकिन 3, 4, 5 में तो 3, 4, 5 वर्ष की अवस्था में बच्चे को किताब की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बच्चे आपके पास टेलम्स वगैरह हैं, उसके थ्रू आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं, खेल करा सकते हैं, गतिविधियां करा सकते हैं जिसमें बच्चा खुश हो, उसे अच्छा लगे। तो एक्टिविटी करे बच्चा, ठीक है। आपने देखा कि पत्ते गिरे हुए हैं, चलो बच्चों आज हम पत्तों को गिनते हैं कितने पत्ते हुए हैं। एक छोटा सा पौधा, चलो बच्चों बताओ कि इस पौधे में कितने पत्ते हैं, गिन के बताओ। तो कोई 15 गिनेगा, कोई 20 गिनेगा, कोई 25 गिनेगा। तो बच्चा एक्टिविटी करेगा, अनुभव के आधार पर वह सीखेगा। भाषा को सिखाने के बजाय जीने का अवसर और सुरक्षित और स्नेहपूर्ण वातावरण होना चाहिए विद्यालय में, ठीक है। ये आपने समझ लिया, खेल के आधार पर दिया। यहाँ शिक्षक फैसिलिटी मतलब सुविधादाता की भूमिका में होता है। बच्चे को किसी चीज़ की कमी है तो उसको आप पूर्ण कर दीजिए, बच्चा अपने से सीख लेगा,
ठीक है, आप एक मार्गदर्शक के रूप में यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, प्रिपरेटरी स्टेज में विद्यालय की भूमिका, अवधारणाओं की स्पष्ट समझ होती है, तर्क शक्ति और समस्या समाधान होता है। आप कक्षा 5 की नवोदय की किताब अगर आप देखेंगे, परीक्षा वगैरह कराए होंगे, तर्क शक्ति संबंधित समस्या समाधान संबंधित जो पैटर्न वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, आप देखते हैं जैसे बच्चा 3 में जाता है तो पैटर्न वाले क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बच्चे में तर्क शक्ति का विकास किया जाता है, समस्या समाधान होता है, समूह गतिविधियां कराई जाती हैं, है ना। इस प्रकार से क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन मान लीजिए बनाया जाता है, बच्चा उसमें तर्क करता है किस प्रकार से होगा, फिर इस प्रकार से क्वेश्चन बना दिया जाता है, इस प्रकार की किताबें में हमारे सवाल आता है ना, फिर यहाँ पर पूछता है क्या रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं बच्चा जो अपना तर्क लगाता है, दिमाग लगाता है, समस्या को हल करने का प्रयास करता है, अवधारणाओं को समझता है और सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास बेहतर होने लगता है इस अवस्था में। ठीक है, अब हम देखते हैं सम्मिलित रूप से फैमिली, स्कूल, कम्युनिटी पार्टनरशिप, यानी घर, परिवार, विद्यालय, समुदाय का सहयोग। अगर अध्यापक बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर परिवार का सहयोग नहीं मिलेगा तो बच्चे का विकास कैसे हो पाएगा। यह बहुत कुछ निर्भर इस बात पर करता है कि परिवार और समाज और विद्यालय मिलकर काम करें ताकि बच्चे का बेहतर विकास हो सके। ठीक है, इसमें माता पिता और शिक्षक के बीच संवाद आवश्यक है। हमारे सरकारी स्कूलों में यही समस्याएं होती हैं, आपने देखा भी होगा कि अगर मतलब कि अगर अभिभावक एक्टिव हैं तो कहीं अध्यापक थोड़ा लापरवाही करते हैं, अध्यापक एक्टिव रहते हैं तो कहीं अभिभावक जो है थोड़ी सी लापरवाही कर जाते हैं। अगर गार्जियन मीटिंग रहते हैं तो किसी अभिभावक को आना ही नहीं है, बातचीत करना ही नहीं है, तो ये एक संवाद नहीं हो पाता है बच्चे के प्रति। और अगर संवाद नहीं हो पाएगा तो बच्चा घर में जाता है, क्या करता है, कहाँ रहता है, वो घर विद्यालय में जिस समय रहता है विद्यालय की भूमिका है, लेकिन जब घर जाता है तो जब एक प्रकार से घर की भूमिका में शिक्षक से संवाद नहीं हो पाएगा, परिवार से संवाद नहीं हो पाएगा, तो बच्चा आज़ाद होगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कुछ उसकी जानकारी नहीं हो पाएगी, बातचीत नहीं हो पाएगी, तो बच्चे का विकास कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगा। समुदाय को शिक्षा से जोड़ा जाना चाहिए और घर और विद्यालय में निरंतरता होनी चाहिए। हमारे यहाँ आप देखते हैं गार्जियंस मीटिंग्स होती हैं, हमने उसी पर चर्चा की, लेकिन किस प्रकार से होती है वो आप भी जानते हैं। उसको बेहतर रूप में होना चाहिए, जिससे बालक का समग्र विकास जो है संभव हो पाएगा। अब इसके शैक्षिक निहितार्थ क्या है, शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए, शिक्षक को परिवार को लर्निंग प्रोसेस में शामिल करें, यानी एक डायरी अगर बनी हुई है तो इसमें प्रतिदिन, आपने देखा होगा कॉन्वेंट स्कूल में क्या करते हैं, कॉन्वेंट स्कूलों में डेली होमवर्क पर गार्जियन से साइन करवा के आना होता है, डायरी जो मिलती है। तो इससे अभिभावक का और बच्चे का और अध्यापक का एक संपर्क बना रहता है। बच्चे तब तक विद्यालय नहीं जाते हैं जब तक गार्जियन से साइन नहीं करवा लेते कि नहीं पापा साइन करिए यहाँ पर, तो पापा उसको पढ़ के बकायदा साइन करते हैं, तब जाकर अगले दिन बच्चे विद्यालय जाते हैं। तो कहीं कहीं परिवार को भी लर्निंग प्रोसेस में शामिल कर दिया गया। समूह कार्य और सहपाठी सहयोग को बढ़ावा दें, समूह में कार्य होगा, सहपाठी सहयोग, सुरक्षित आनंददायक वातावरण बनाया जाना चाहिए और बच्चों की विविध पृष्ठभूमि का सम्मान करना चाहिए। बच्चा जिस भी पृष्ठभूमि का आता है उसको लेकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या ऐसी कोई व्यंग्यात्मक बातें नहीं करनी चाहिए जिससे बच्चे को दिक्कत हो या बच्चा अपने आप को अपने प्रति हीन भावना महसूस करे। फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी स्टेज की आवश्यकताओं को समझना चाहिए। ठीक है, निष्कर्ष के रूप में शिक्षक हम ये कह सकते हैं कि बालक का विकास एक एकल प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसमें सभी का संयुक्त प्रयास होना चाहिए, यानी परिवार का, अध्यापक का और समाज का, सभी का मिला जुला प्रयास होगा, तब जाकर बच्चे का बेहतर विकास होगा। उसमें सहपाठी को भी आप जोड़ेंगे। एनसीएफ इस बात पर बल देता है कि तीनों मिलकर जब काम करते हैं तो बालक का शारीरिक, बौद्धिक और जो समग्र विकास है, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है, वही संभव हो पाता है। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो चैप्टर 4 है डेवलपमेंट, इसके लगभग हम सभी पॉइंट्स को कवर कर चुके हैं। आगे हम अगला चैप्टर भी शुरू करेंगे। ब्रिज कोर्स से संबंधित नोट्स वगैरह पाने के लिए इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।